कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भर अभियान को लेकर आज उसे नई रफ्तार मिली है। बिल्कुल रचना, और जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने एक नई लिस्ट जारी की है उसके मद्देनजर ये सपना बहुत जल्द ही पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध और स्वदेशी ऐप्स को बढ़ावा देने के बाद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा कदम सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 उन रक्षा उपकरणों की लिस्ट जारी की है जिन पर एक निश्चित समय के बाद भीतर भारत के पास लाने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई है। और इन सब उपकरणों को देश में ही बनाकर देशी रक्षा उद्योग को नई ऊर्जा, नई गति और एक नया विश्वास देने की तैयारी है। साथ ही इसका मकसद है डिफेंस इंडस्ट्री को ये जताना और बताना कि उसे किन किन चीजों की जरूरत है और वो इसके लिए खुद को तैयार करे। कई दौर की बातचीत और सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ही ये लिस्ट तैयार की गई है। रक्षा मंत्रालय के गेम चेंजर फैसले पर अब हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। 101 का प्रहार, बीजिंग में हाहाकार। राजनाथ का दम, जिनपिंग बेदम। मेड इन इंडिया से मरेगा चीन। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान आत्मनिर्भर भारत का ऐलान करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। तो उनका लक्ष्य एक तीर से दो निशाने साधने पर था। पहला, विदेशी आयात कम कर चीन जैसे देशों की रीढ़ पर वार करना, और दूसरा, देश में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके उपलब्ध कराना। भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। जी हां, 21वीं सदी में भारत को निर्णायक भूमिका निभानी है तो पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान ही एक रास्ता नजर आता है। ये सपना नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय है, जिसे आज रक्षा मंत्रालय ने और मजबूत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऐलान किया कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने 101 उन रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिनकी आयात पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। राजनाथ सिंह के आज के बड़े ऐलानों पर अगर नजर डालें तो 101 विदेशी रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा, घरेलू रक्षा उद्योग को 4 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, भविष्य में अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर भी लग सकती है रोक। इस वित्त वर्ष में 52,000 करोड़ का अलग बजट, अगले वित्त वर्ष में आयात के बजट का अलग बंटवारा। सेना से चर्चा के बाद ये फैसले लिए गए। अभी जो फैसले किए गए हैं वो 2020 से लेकर 2024 के बीच लागू किए जाएंगे। राजनाथ सिंह के मुताबिक ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। मेक इन इंडिया और मेक ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, और जो आज राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है वो बहुत सही दिशा है। काश हम ये दिशा पे 1947 के बाद तुरंत दौड़ना शुरू कर देते। चर्चा के बाद जिन 101 आयात किए जाने वाले सामानों की लिस्ट तैयार की गई है उनमें उच्च तकनीक वाले हथियार भी शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आर्म फाइटिंग व्हीकल, रेंज रेफरेंस टू सरफेस एयर मिसाइल, शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आज हम न केवल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं
बल्कि अब हम विदेशों में निर्यात करने का काम बुलेट प्रूफ जैकेट में कर रहे हैं। और उसी प्रकार आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि 101 सामान जो विदेश से आते थे उनको पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए भारत में बनाएंगे, यह आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ते हुए भारत की बहुत लंबी छलांग है। राजनाथ सिंह के मुताबिक फैसला पीएम मोदी के कहने पर लिया है और इस फैसले से भारत के रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों के उत्पादन का अवसर मिलेगा। बहरहाल यही कहा जाएगा कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक है और फैसले से देश के रक्षा उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भारत की रक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ी पहल रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और इसी बड़ी पहल पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए एक बड़ा और खास पैनल जुड़ा हुआ है। हम अपने दर्शकों को उनका इंट्रोडक्शन दे दें। सबसे पहले आपको बता दें कि मेजर जनरल JKS परिहार, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन VN झा, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, और सुनील भराड़ा जी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले क्योंकि ये रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो हम राजनीतिक पहलू से पहले हमारे रक्षा विशेषज्ञों से एक बात कर लेते हैं। जनरल परिहार, बिग स्टेप जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार इसकी दिशा में काम हो रहा था, कई ऐसे इंपोर्ट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में बंद किए जा रहे थे और जो आत्मनिर्भर भारत है उसको लेके इंसेंटिवाइज किया जा रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा स्टेप हो गया। 101 और छोटे मोटे पार्ट्स नहीं है। जब हम लिस्ट देखते हैं तो ये काफी क्रूशियल इक्विपमेंट्स हैं, इतने बड़े कि कुछ तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं, साथ ही साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, काफी कुछ इसमें नया है। और साथ ही साथ बिग टिकट आइटम जिसे कहते हैं जो DAC में होता है वो भी है। जनरल परिहार जी हाँ, मेरा जहाँ तक कहना है ये बहुत अच्छी बात है कि ये डिसीजन लिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें अपना डिफेंस प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए और उनका जो बन रहा सामान है उसको हमें डेफिनेटली एक्वायर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी स्टेप है। अब मैं इसके 2 मिनट में आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा। ये लिस्ट को मैंने अच्छी तरह से देखा है और मैं प्रोक्योरमेंट में करीब 10-12 साल लगातार लगा रहा था, तो इसकी सारी बारीकियां मैं अच्छी तरह से समझता हूँ जी। 101 की जो लिस्ट है उसमें करीब 90 आइटम ऐसे हैं जो हमारे पास में अभी अवेलेबल है और उसको प्रमोट करना ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं और प्राइवेट फैक्ट्रीज एंड अदर एजेंसीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनको मौका मिलेगा, ये बहुत ही इसमें अच्छी बात है। सेकंड पार्ट जो मैं कहूंगा कि इसमें प्रोक्योरमेंट में कई चीजें मिसिंग हुई हैं, जिसमें कि मेडिकल प्रोक्योरमेंट है वो भी काफी होता है और उसमें भी आत्मनिर्भर भारत को देने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, जिसमें रेवेन्यू बजट्स में ड्रग्स और डिवाइसेज होते हैं और कैपिटल बजट में इक्विपमेंट होते हैं। इसी तरह से सिग्नल्स में, EAV में इस तरह की जो एलाइड सर्विसेज हैं वो इस लिस्ट में मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी इसमें आगे जोड़ा जाएगा। तीसरी चीज मैं जो आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब हम डिफेंस प्रोडक्शन को आगे लेते हैं तो ये जो लिस्ट है इसमें HAL का रोल डेफिनेटली है, वो LCA वगैरह बना रहे हैं, मिसाइल्स हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं। स्टेप B जो आगे आना चाहिए, जिसके लिए हमको एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि हमारे सबमरीन हो और शिप्स हैं और फाइटर जेट्स एक्सेट्रा आएंगे, उसके बाद में आर्टिलरी गन्स होंगी। उसके लिए हमें जो ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में जिस तरह से अभी हम लोग कर रहे हैं, इसको एबॉलिश करके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यहाँ पर ही हम उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका प्रोडक्शन हो, ताकि जो हमारी इंटरनल लोकल एजेंसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसको ग्रो किया जा सके। इसमें लास्ट पॉइंट मैं आपको ये दूंगा कि हमें जो है इसमें कई प्राइवेट एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। 1 या 2 कंपनियों को देने से ये यूज जो डिफेंस सेक्टर है वो इतना बड़ा उनके पास में चला जाएगा कि वो हिंदुस्तान की GDP को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो हमें एक फेयर प्ले गेम देने के लिए इसमें कई कंपनियों को अलग अलग इन्वॉल्व करना होगा और कुल मिला के ये बहुत अच्छी स्टेप है। मैं सोचता हूँ और इस इन्वॉल्वमेंट का सीधा जो फायदा है वो भी हिंदुस्तान के नागरिकों को मिलेगा। VN झा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भर भारत का, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, तो क्या भविष्य में माने कि धीरे धीरे करके अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रशिया जैसे देशों पर हमें डिपेंड नहीं रहना होगा? आगे भविष्य में सभी खास आधुनिक हथियार यहीं पर बनेंगे और दुश्मन देश के लिए सीधा संदेश भी कि यही बनेंगे और घुसकर आपके घर में मारेंगे अगर कोई भी इस तरह की हिमाकत हुई तो?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हमें बहुत गर्व है अपने देश का ये डिसीजन जो भी हुआ है, इस पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सालों साल, दशकों साल से निगलेक्ट हुआ है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि इसमें से बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे पिछले बन रहे हैं, पिछले दशक या उससे भी ज़्यादा से, लेकिन उसके ऊपर में ऑर्डर नहीं डाला जाता है, इसीलिए वो सब जो हैं वो सारे फेज आउट हो गए हैं। तो अभी जो जैसे आपको जनरल परिहार बता रहे थे, एक मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं डिफेंस ऑफिसर तो हूँ ही एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन मैं DRDO में जॉइंट डायरेक्टर भी रह चुका हूँ 7 साल के लिए। तो मैं उस दृष्टि से आपको बताता हूँ कि जब हम लोग कोई चीज़ डेवलप करते हैं, कोई आइटम, तो इसका जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं सिविल को, तो कम से कम 3 फर्म को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि इनके बीच में स्पर्धा बनी रहे और इनको एक फेयर डील मिले, प्रोडक्ट की भी क्वालिटी अच्छी हो, वो भी देखें। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हैं। और जैसे आपने LCA का नाम दिया था, मैं इसमें 2 तरह से आपको दृष्टि डालता हूँ, क्योंकि मैं LCA में लाइव जो बात आपने, जो टॉपिक आपने कही, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है समय की कमी की वजह से। मैं चारों गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहिए। 101 का प्रहार बीजिंग में हाहाकार करेगा, लेकिन उसके लिए लंबा समय है। और इसी चर्चा पर अब हम जो पॉलिटिकल हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में भराड़ा जी, सुनील भराड़ा जी, और साथ ही साथ अभय दुबे जी। सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष की बात जानना चाहूंगा। सुनील भराड़ा जी, जब डिफेंस एक्सपो हुआ था पिछले साल लखनऊ में, मैं भी वहां पर था और कई ऐसे डिफेंस एक्सपो और इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो कवर कर चुका हूं। ये प्लान तो अच्छा है, बहुत बड़ा प्लान है। 101 जिस तरह से हमने देखा है कि सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया भी हुआ था, ये एग्जीक्यूशन को लेकर कितनी कॉन्फिडेंस है सरकार, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर एक डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है? कितने आप प्लान बना पाए हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, सक्सेसफुली उसे कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता ने बनाई है और भारत की जनता ने जो ऐतिहासिक समर्थन देकर के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गद्दी सौंपी है, वो इसीलिए उन्होंने सौंपी है गद्दी, जो आज ये काम हो रहे हैं। आज नहीं, 2014 से जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। अभी आप देखते होंगे कि पहले जो भारत में आर्म्स की अगर बात करेंगे, पहले मैं वहीं से थोड़ा सा कहना चाहूँगा आपके इस प्रश्न से पहले, कि हम यहाँ जब आर्म्स खरीदते थे भारत के अंदर, तो हमारा आकर्षण का केंद्र जर्मनी और उधर विदेशों में रहता था, कि चाहे वो अपने राइफल्स थी, चाहे पिस्टल्स थे, जनरल हथियार थे, बड़े हथियार की तो बात हमेशा वहीं से होती रही है। लेकिन भारत की सरकार ने जो काम किया है आत्मनिर्भर भारत का बनाने के लिए, कि अब जो है भारत के अंदर ही सब चीज यहीं बनेंगे, सारे जितने भी आर्म्स है। अब एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप देखते होंगे, कानपुर में देखते होंगे, उत्तर प्रदेश में मुरादनगर गाजियाबाद में एक आप देखते होंगे, और आदि राज्यों में है, और हित में रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस से कहां चूक हो गई? अभय दुबे जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर, जहां पर विवादित नक्शे के बाद सीमा पर बड़ी हलचल देखने को मिली है, और बड़ी खबर गुजरात से सटे हुए एयरबेस से जुड़ी हुई है, जहां पर पाकिस्तान ने इस एयरबेस को अपग्रेड किया है। विमानों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बंकर भी बनाया गया है। कच्छ से सटी हुई ये सीमा है, जहां पर F-16 पाकिस्तान की तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने विवादित नक्शा भी इस बीच जारी किया है। कच्छ के रण और जूनागढ़ को नक्शे में अपना दिखाया, अपना बताया। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा हुआ है। मतलब एक तरफ LAC पर चीन की नापाक हरकतें लगातार चल रही हैं, और इधर पाकिस्तान की तरफ से विवादित नक्शे के बाद एक और साजिश पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से 101 जो आयात तो होने वाले प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस के, उस पर एम्बार्गो लगाया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और ये दिसंबर इस साल से शुरू हो जाएगा। अब ऑपोजिशन के पास चलते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस कुछ खास खुश नहीं नजर आ रही है। पी चिदम्बरम जी ने घंटे भर के अंदर में एक ट्वीट करके कहा कि ये तो जार्गन है। इतिहास में मुझे याद है, बेंगलुरु में फरवरी
2015 में प्रधानमंत्री जी का भाषण देख लीजिए हाल का। मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने यही सारी व्याख्या की थी, कहा कि 60% तक हमारा इंपोर्ट है, हमको उसको कम करना पड़ेगा। और भाषण समाप्त करने के तत्काल बाद जब डिफेंस बजट अनाउंस हुआ तो पता पड़ा, ये जो झा साहब बैठे हैं इनसे पूछिए, डीआरडीओ के बजट में 30% की कटौती कर दी और उसके नेक्स्ट ईयर भी 30% कट कर दिया। ये बात पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट मुरली मनोहर जोशी जी ने और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस खंडूरी साहब ने, दोनों ने कहा कि 62 के बाद सबसे कम डिफेंस बजट कर दिया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरद चंद्र जी ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि 10i सिक्योरमेंट तक के पैसे नहीं दिए। अभी स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसको देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि 2015 से 19 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए हैं। तो मुझको लगता है एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए। सिर्फ ये और अभय दुबे जी, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता, अभय दुबे जी आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ट्विटर से बाहर भी कुछ करना चाहिए के बाद एक ट्वीट करने से अब काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव होना होगा फील्ड पर? मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, कम से कम इंडिया न्यूज से भी, कि आप पूरी अध्ययन के साथ आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। ये सारा का सारा जो प्रायोजित कार्यक्रम भारत सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, सब भ्रामक दुष्प्रचार है। आप खंडूरी जी का क्या हाल किया, उनसे पूछिए, एक इंटरव्यू कीजिए, वो बताएंगे आपको। उनको न सिर्फ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से हटाया, मुरली मनोहर जोशी जी का टिकट तक काट दिया। वापस मुद्दे पे आ जाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत वाले मुद्दे पे आ जाते हैं। खंडूरी जी पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। ये मेक इन इंडिया जो है, ये आत्मनिर्भर भारत के नाम से पहले प्रचारित किया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, अभी आप राफेल लेकर आए हैं, क्या राफेल की डील थी बेसिक? अभय दुबे जी, आप देखिए, सुनिए अभय दुबे जी, सुनिए विपक्ष का चश्मा हटाकर थोड़ा सा देखते हैं। नहीं, आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं। इतना ज्यादा सक्रिय सरकार जो दिख रही है, सीडीएस की नियुक्ति हुई है, राफेल आया है, सीमा पर दोगुना खर्चा करने की बात कर दी है, सेना को आधुनिक इक्विपमेंट्स जितने हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वीएन झा साहब, इन सब बातों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। वीएन झा साहब स्वीकारने को तैयार नहीं है। दुबे जी सुन लेते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो खुद ही उन्होंने एयरफोर्स में सर्व किया है, वो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। सुन लेते हैं उनसे क्या कहते हैं वो। कैप्टन झा प्लीज। देखिए, किसी भी तरह से इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे अभी अभय दुबे जी बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात वो बता रहे थे कि डिफेंस बजट जो है वो आपको देखने में कम लगता है, लेकिन अब जो डिफेंस मिनिस्टर का और प्रधानमंत्री का बयान था और सीसीसी का जो बयान था वो ये था कि अब से आपको जो डिफेंस बजट है उसमें सिमट के नहीं रहना होगा। आपकी रिक्वायरमेंट, अब पहले क्या होता था, हमें मान लीजिए उन्होंने 60,000 करोड़ दे दिए, अब उस 60,000 करोड़ में हमने उस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने खर्च नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता था। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया है कि पिछले लगभग 5-6 साल से कि ये हमारा लैप्स नहीं होता है, और इस बीच में जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो सीसीसी की जो मीटिंग है या सीसीपी की जो मीटिंग होती है, डिफेंस प्रोडक्शन एक्विजिशन की जो मीटिंग होती है, इसमें जो भी चीजें आती हैं उसके लिए सरकार आपके लिए धन मुहैया कराने तैयार रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है पहले और अभी में, और इसीलिए इतने जो सामान हमने खरीदे हैं पिछले लगभग 3-4 साल में, वो क्यों खरीदे हैं, कहाँ से ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे उसी में से आए हुए हैं कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट कैप्टन झा, जो आपने कहा कि मॉडर्नाइजेशन हमें दिखा है, चाहे वो राफेल हो, चिनूक हो, अपाचे हो, मिशन शक्ति हो। अभय दुबे जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सुनील भराड़ा जी को कि आपने सरकार से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है, हालांकि मेरे पास उसके मोस्टली आंसर है, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि सरकार के प्रवक्ता बैठे तो वो खुद ही आंसर करें और मैं उस पर तथ्यों में कम जाना चाहूंगा। सुनील भराड़ा जी, अभय दुबे जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह की पैकेजिंग हुई है, इससे पहले भी मेक इन इंडिया पर बातचीत हुई है, इससे पहले भी इस तरह के काफी अनाउंसमेंट हुए हैं, आपकी सरकार ने डिफेंस बजट कम किया हुआ है, तो ये 101 को आप इंपोर्ट बैन लगा के क्या कर लेंगे? सुनील भराड़ा जी। देखिए, ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका तो यही काम अभी लगातार 2014 से चल रहा है। 2014 से पहले तो ये सब कुछ अपनी बात बताते थे, लेकिन जब 14 के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम शुरू किया, किसी भी क्षेत्र में, आप डिफेंस के क्षेत्र में देख लीजिए,
अभी जिस प्रकार से आज भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो घोषणा करी है वो ऐतिहासिक घोषणा है। तो इनके नेता, इनके रक्षा मंत्री जो इनकी सरकार में थे वो क्यों नहीं कर पा रहे थे? उन्हें क्या समस्या आ रही थी? बजट उनके पास भी था, बजट हमारे पास भी है। हमने कम बजट किया, लेकिन कम बजट में भी हम ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा बजट में भी अच्छा काम नहीं हुआ देश के लिए। आज हम भारत को वो बनाना चाहते हैं कि जो दो विदेश है, जो बाकी देश है दुनिया के, वो भारत से सामान खरीद के लेके जाएंगे। ऐसा हो जाएगा 2 साल बाद देश हमारा। आप देखना कि जहां आज हमारे यहाँ एक फैक्ट्री या 2 फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस की है, तो हमारे यहाँ देश में अनेक फैक्ट्री होंगी, क्योंकि अपना सारा रक्षा सौदे के जितने भी हमारे इंटेलिजेंस होंगे, जितने भी हथियार होंगे या बड़ी बड़ी जो मिसाइलें होंगी, वे भारत में जब बनना शुरू हो जाएंगे तो किसी की तरफ को देखना नहीं पड़ेगा। भारत जो है अपने आप स्वयं में बनेगा और दूसरों को भी देखने के लिए सक्षम बन जाएगा। तो ये इनकी इच्छा शक्ति का अभाव था और इच्छा शक्ति इनके अंदर नहीं थी, क्योंकि ये देश को आत्मनिर्भर भारत इसलिए नहीं बनाना चाहते थे ताकि अगर देश की जो लोग हैं वे मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, फिर इन्हें कौन पूछेगा? जो जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ते थे, इनके मुद्दे वो खत्म हो जाएंगे। हालांकि हम अभय देश दुबे के जी मुद्दों लगातार पर आपकी बात पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो रिवर्ट करना चाहते हैं। अभय दुबे जी का मैं रुख करूंगी। हाँ, अभय दुबे जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन जेके परिहार साहब, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय का ये ऐतिहासिक और बड़ा फैसला, हम क्यों ना कहें ऐतिहासिक, ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐतिहासिक बड़ा फैसला जो लिया गया है, इसे हम समझें कि हिंदुस्तान न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगा, दुश्मन देशों तक साफ संदेश पहुंचेगा। देखिए, फैसला ऐतिहासिक है, मगर पहली बार नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये 10 साल 15 साल में कई बार इस बात को प्रेस किया गया है कि हम जो है इंडिजिनस आइटम्स को खरीदें, मगर ब्यूरोक्रेसी जो है और फाइनेंशियल एडवाइजर उसमें सबसे बड़े हर्डल होते हैं। अच्छी चीज ये हुई है कि अब रोल आउट होना बजट में शुरू हो गया है, नहीं तो आपका 31 मार्च के पहले कोई काम पूरा होता नहीं था। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हमारी डीआरडीओ से है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, पिछले 50 साल में जो काम किया है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके इसरो के जो सैटेलाइट्स वगैरह है वो इसमें सब शामिल हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्टेप है। मैं इसमें सिर्फ 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि डिफेंस बजट जो 2% के करीब है, आप इसमें कैपिटल बजट को बढ़ाइए। कैपिटल बजट जिससे कि इक्विपमेंट और ये सब खरीदे जाते हैं वो नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी बात यह है कि सीडीएस जो है प्रैक्टिकली डिफंक्ट है प्रोक्योरमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी में। उनके पास में सिर्फ ट्रेनिंग और सिनर्जी वाला पार्ट है। जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है उसका जो कैपिटल बजट है उसमें सीडीएस का कोई रोल नहीं है, वो डिफेंस सेक्रेटरी उसको होल्ड करते हैं। जितने भी आपके अपॉइंटमेंट पोस्टिंग्स वगैरह होते हैं उसमें सीडीएस का कोई रोल नहीं है, वो डिफेंस सेक्रेटरी करते हैं। तो ये जब तक ब्यूरोक्रेसी को आप थोड़ा उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये जितने भी भारत आत्मनिर्भर की आप स्कीम बनाते रहिए, पूरी तरह से सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा कि ये जो है 2-3 कंपनियों में नहीं सिमटना चाहिए, इसको आप वाइड स्प्रेड करिए और जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनका आपको अपग्रेडेशन करना चाहिए। उनको उसमें आईआईएम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आईआईटी के एक्सपर्ट्स को डीआरडीओ के साथ में लगाइए। देखिए आप हम कितना अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और जो है सबको सब तरह से उसकी तारीफ ही होगी। चलिए, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स आपने बताया जनरल परिहार, उसमें से हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ पॉइंट्स पर पिछले 3-4 महीनों से, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओएफबी, बहुत ही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं, उसको लेकर यूनियन लेबर्स और जो उनके रिस्ट्रक्चरिंग है उसको लेकर रक्षा मंत्रालय में मीटिंग चल रही है। लेकिन मुझे लगभग पिछले 5 मिनट से अभय दुबे जी इज इचिंग टू आंसर, वो भराड़ा जी को भी उत्तर देना चाह रहे हैं कुछ। अभय दुबे जी, तकलीफ क्या अगर आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा तो, या फिर आपको शक है कि ये आत्मनिर्भर भारत बना नहीं पाएंगे इस अनाउंसमेंट के बेस पर? नहीं, देखिए, परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है मोदी सरकार का, इसमें कोई डाउट नहीं। उनके अनाउंसमेंट की सुर्खियां बहुत होती है, वास्तविकता का धरातल नहीं होता। ऐतिहासिक काम जरूर किया था रक्षा मंत्री जी ने, ये डिफेंस का डॉक्यूमेंट डाल करके कि चीन की सेना ने पेगोंग में, गलवान में और दौलत बेग ओल्डी में वहां मौजूद है, इस खुलासे के साथ जो एक ही दिन में हटा लिया इन्होंने। आप इसकी सिर्फ बात करते हैं। अभी आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स को पढ़ लीजिए गुजराल साहब की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूरी तरह चाइना की इंडस्ट्री के आगे सरेंडर कर दिया और एंटी डंपिंग लॉ तो लगभग डिफंक कर दिया।
आप कल्पना कर सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ हमारा था वो 6 साल में 4 फोल्ड बढ़ गया। मैं परिहार साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। सिर्फ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल के लिए ये काम नहीं किया जाना चाहिए। देश की अस्मिता और अखंडता और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो सरकार कहे उस बात को वास्तविकता का धरातल भी दे। ये देश का हर नागरिक चाहता है, मगर वो सच्चाई से बिल्कुल दूर है। ये तथ्य पिछले अगर आपने किया होता 2015 में जो टारगेट था आपको देश की फिक्र है अभय दुबे जी, हमें भी देश की फिक्र है, हमारी भी देशभक्ति किसी से छिपी नहीं है और देशभक्त होना भी चाहिए हर हिंदुस्तानी को। और इसी बीच बड़ी खबर एलएसी विवाद से जुड़ी हुई जिसमें हिंदुस्तान का फायदा हुआ है। कैसे हुआ है वो जान लीजिए, क्योंकि चीन को हुआ है भारी नुकसान। एलएसी में जिस तरीके से विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच में, इसमें पिछले 7 महीनों में चीन से 25% आयात कम हो गया है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा झटका है। भारत के निर्यात में 6.7% की बढ़त हुई है। चीन से आयात में 32.28 बिलियन की भारी गिरावट। ये चीन को मुंह की खानी पड़ी है। चीन जो कि अपनी चालबाजियों में घिरता हुआ आशीष नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसी पर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि एक ओवरऑल स्ट्रैटेजिक मल्टी डिमेंशन स्ट्रैटेजी होती है, न केवल डिफेंस में बल्कि इकोनॉमी में, जियोपॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में भी। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई, अभय दुबे जी आप कह रहे हैं कि आप भी चाहते हैं कि हो जानी चाहिए, एटलीस्ट उसको रियलिटी में उसे कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो समय देना पड़ेगा। अभी तो 4-6 घंटे पहले उन्होंने अनाउंस किया है। आप कम से कम समय तो दे सकते हैं कि होगा, और क्योंकि ये केवल और केवल सरकार का निर्णय है नहीं। मैं आपको साथ ही साथ दर्शकों को भी बता दूं, इसमें सारे डिफेंस PSUs, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों चीफ्स, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे जो आपके CMDs हैं और जो डिफेंस PSUs हैं, उन सबके कंसल्टेशन के बाद में ये 101 की लिस्ट बनाई गई है। अभय दुबे जी देखिए, मैं जो भी आपने न्यूज ब्रेक की है तो पहले ये साफ कर दूं कि चीन का जो हिंदुस्तान को जो वो एक्सपोर्ट करता है वो शेयर है सिर्फ 5.8%। इसलिए कहना कि चीन बर्बाद हो जाएगा, और चीन से हमने 32%, 90% सोलर इक्विपमेंट पर हम चीन पर डिपेंडेंट है, 45% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिस पर हम चीन पर अभय दुबे जी, वो तो पूरा विश्व ही है। सुनिए अभय दुबे जी, वो तो पूरा विश्व ही है, क्या अमेरिका निर्भर नहीं है? या फिर ये जो आप कह रहे हैं आत्मनिर्भरता में कमी क्या पिछले 6 सालों में आई है? ये तो दशकों वाली बात है ना सर। ये तो आपके सोसाइटी को और पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दशकों लग जाते हैं उसको उस लेवल पर पहुंचाने के लिए। दशकों नहीं लगे, 6 साल में हमारी MSME को स्पॉइल कर दिया। ये मोदी सरकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही, वो उसने रिपोर्ट पढ़ी, आपको कह रहे हैं खिलौनों में, पटाखों में, साइकिल में तो 1 साल में 58% अधिक रिपोर्ट मोदी सरकार। सर, एक इकोनॉमिक डिबेट की तरफ आप चले जा रहे हैं, हम करेंगे उस पर भी चर्चा कभी करेंगे और आप ही को बुलाएंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी फिलहाल आत्मनिर्भर भारत पर रुक जाएं, उसी पर मुद्दे पर रहें। बिल्कुल, हम अपेक्षा करते हैं कि पहले 5 सालों की तरह मोदी सरकार व्यवहार नहीं करे, उनके वक्तव्यों और व्यवहार में अंतर नहीं हो। जो मेक इन इंडिया का हश्र हुआ है वो आत्मनिर्भर भारत का हश्र नहीं होना चाहिए। भारत के नागरिक होने के नाते हम भी आप विपक्ष की भूमिका बेहतर निभाइए, हम एक एंकर की भूमिका बेहतर निभाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आशीष, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि कोरोना काल हुआ या फिर LAC पर भारत चीन के बीच में विवाद हुआ, हमने आम लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर होते हुए देखा है, और वो कहते हैं मेड इन चाइना सामान हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे, जिसका सीधा सीधा असर अभी इसी बड़ी खबर में हमने दर्शकों को दिखाया।